नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार परिवार। तो हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार परिवार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए आए दिन मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते नजर आते हैं। और इसका असर भी अब जमीन पर आए दिन देखने को मिल भी रहा है। कहीं डीएम की कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर चोट हो रही है, तो कहीं एंटी करप्शन व विजिलेंस की कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा रहा है। ऐसा ही मामला कानपुर, अमेठी, हरदोई से देखने को मिला है। कानपुर में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां कानूनगो आलोक दुबे की एक गलती ने उसके काले कारनामों की पोल खोल दी। जांच में उसके पास 41 संपत्तियों का खुलासा हुआ है। जमीन के अवैध बैनामे के मामले में फंसने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर आलोक दुबे को कानूनगो के पद से हटाकर लेखपाल बना दिया गया है। आरोपी कानूनगो के खिलाफ मार्च 2025 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पर अब जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कानूनगो आलोक दुबे की मुश्किलें तब शुरू हुई जब संदीप सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर सिंहपुर कठार और रामपुर भीमसेन की विवादित जमीनों की जांच की गई। ये जमीनें न्यायालय में विचाराधीन थी और न तो विक्रेता का नाम खतौनी में दर्ज था और न ही इनके बिक्री की कानूनी अनुमति थी। इसके बावजूद आलोक दुबे ने 11 मार्च 2024 को इन जमीनों पर पहले वरासत दर्ज की और उसी दिन बैनामा भी कर दिया। इसके बाद गाटा संख्या 207 की जमीन 19 अक्टूबर 2024 को आरएन इंफ्रा नामक निजी कंपनी को बेच दी। जांच में पाया गया कि आलोक दुबे ने अपने पद का दुरुपयोग किया, मिलीभगत की और हितों के टकराव को बढ़ावा दिया। यह गलती उनकी गिरफ्तारी का कारण बनी। मार्च 2025 में थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद आलोक दुबे के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें निलंबित कर दिया गया। और सहायक महानिरीक्षक निबंधन की रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें आलोक दुबे की 41 संपत्तियां जो हैं वो पाई गई हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि उन्होंने विवादित जमीनों के अवैध बैनामे किए, बिना अनुमति संपत्तियों की खरीद फरोख्त की और सरकारी आचरण नियमों का उल्लंघन किया। कानपुर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए आलोक दुबे को कानूनगो के पद से हटाकर उनको डिमोशन कर लेखपाल बना दिया। इस मामले में क्षेत्रीय लेखपाल अरुणा द्विवेदी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेखों में धोखाधड़ी, साठगांठ जैसे अपराध जनता के विश्वास को तोड़ते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कानूनगो आलोक दुबे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई एसडीएम सदर स्तर पर जारी है। पुलिस जल्द इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। यह मामला राजस्व प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह कोई अकेला मामला नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में कार्रवाई के बाद बड़े ऐसे खुलासे, भ्रष्टाचार के खुलासे सामने आए हैं। कानपुर में किस तरीके से डीएम ने यह नजीर पेश की है, डीएम की हम बात सुनवा देते हैं। कैसे एक भ्रष्टाचारी कानूनगो को डिमोशन कर उसको लेखपाल बना दिया गया। एक विषय आया था मेरे संज्ञान में फरवरी में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही जमीन करा ली। उसमें एक पहले से सदस्यीय समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्रवाई जो एफआईआर नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्रवाई में मेरे स्तर से कानूनगो का जो कार्रवाई है वो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको कानूनगो को डिमोट करके लेखपाल के पद पर पदस्थापित किया गया। सर, इसके लिए भी क्या आगे से प्लान बनाया गया है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति है। राजस्व अभिलेखों को अद्यावधिक रखने का दायित्व हम लोगों का है और हमारे जो राजस्व कर्मी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, परंतु यदि किसी कार्मिक ने अगर कहीं मौके पर ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके सापेक्ष जीरो टॉलरेंस की ही नीति है और उसमें चूंकि मुकदमा भी दर्ज है और जो भी अन्य कोई विषय है उसकी अलग से विवेचना चल रही है, उसका भी निस्तारण उसी अनुसार किया जाए।
तो कानपुर में किस तरीके से एक कानूनगो जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया, डीएम ने उसको डिमोट कर कानूनगो से लेखपाल बना दिया। अब अमेठी से भी ऐसा मामला सामने आया। अमेठी में तहसील में तैनात राजस्व लेखपाल को 3 वाहनों के साथ अयोध्या की एंटी करप्शन टीम ने 7,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गापुर अमेठी स्टेट हाईवे पर। अभी ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं और कुछ दिन पहले की ये कार्रवाई है। दुर्गापुर बाजार में लेखपाल को पकड़ा गया। तहसील में राजस्व कर्मचारियों की ओर से रिश्वत लेना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी 2 लेखपाल, एक राजस्व निरीक्षक और एक पेशकार को यहां पर एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एंटी करप्शन टीम प्रभारी हरिओम मिश्रा की अगुवाई में टीम ने लेखपाल को 7,000 रुपए रिश्वत लेते घर दबोचा। टीम की ओर से पीपरपुर थाने में विधिक कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि भादर ब्लॉक के बड़ा इस्माइलपुर मजरे नगरडीह गांव निवासी किसान बाबूलाल पाल ने एसडीएम न्यायालय में भूमि की पैमाइश का वाद दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर भूमि की पैमाइश का कार्य हुआ। चिन्हित भूमि पर पत्थर नस्ब करने के लिए एसडीएम न्यायालय से 2 महीने पहले आदेश जारी हुआ था। लेखपाल के पास जब यह मामला आया तो उन्होंने पैसे की मांग की। किसान बाबूलाल का आरोप है कि लेखपाल ने इस कार्य के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। 3 दिन पहले 2,000 रुपए लेखपाल को रिश्वत भी दिया। काफी मिन्नत की, अब पत्थर नस्ब की कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन अमित कुमार ने, जो लेखपाल है अमित कुमार ने कहा कि 1,000 छोड़ दे रहा हूं लेकिन 7,000 आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद किसान ने एंटी करप्शन टीम को इसकी सूचना दी। टीम ने किसान पर कार्रवाई का, लेखपाल पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और एक योजना से लेखपाल को गिरफ्तार किया गया। रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया और उस पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं अब जीरो टॉलरेंस की जो नीति सरकार की है उसकी ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है, कहीं एंटी करप्शन की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तमाम जनपदों में ऐसी कार्रवाई होने की जरूरत है। अब हम हरदोई की बात करते हैं। हरदोई में लेखपाल व सहयोगी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पीड़ित ने एसडीएम से मुलाकात कर आरोप लगाया है कि लेखपाल आकाश श्रीवास्तव व उसके जो सहयोगी हैं जुजू पांडे पर रकबा दुरुस्त करने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। यह भी कुछ दिन पहले की खबर है। पीड़ित दीपू दीक्षित ने 10,000 रुपए लेने का आरोप लगाकर सदर तहसील के कुसरैली ग्राम सभा का यह मामला है, जहां पर 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लेखपाल पर लगा है। हम पीड़ित की बात सुनवाते हैं, उसके बाद फिर इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। मैंने इस मामले में शिकायत की है। मेरा नाम दीपू दीक्षित है, ग्राम पन्नापुरवा, पोस्ट कुरसेली। लेखपाल द्वारा आख्यान की जगह में विरासत बनाने के लिए 2-3 महीने जब से आकाश श्रीवास्तव कुरसेली में तैनात हुए तब से की जगह आज तक मेरे से 10,000 रुपये ले चुके, प्लस विरासत बनाने की जगह विनोद दीपू की विरासत की लेकिन अंश पूरा नहीं चढ़ाया। और 5,000 रुपये और मांग रहे हैं जूजू कुरसेली और आकाश श्रीवास्तव। अब मेरा निवेदन यही है सर आपसे कि जहाँ तक हो सके मेरा फैसला हो जाए। जूजू क्या हैं? जूजू पांडे कुरसेली के हैं, आकाश श्रीवास्तव के मेन सलाहकार हैं। साफ तौर पर कह रहा है कि पैमाइश के नाम पर कहीं जमीन पैमाइश के नाम पर और कहीं जो है वो विरासत के नाम पर भ्रष्टाचार का कैसा खेल खेला जा रहा है। और इसी खेल से ये जो कानूनगो हैं, लेखपाल हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, दारोगा हैं, ये जो है करोड़ों की अरबों की संपत्ति बना रहे हैं। और कानपुर में जो खुलासा हुआ है, ये कानूनगो के पास 41 संपत्तियां करोड़ों की जो काली कमाई का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब डीएम ने विभागीय जांच के बाद डिमोशन किया है और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। अब सवाल यह है कि एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार काम कर रही है, लगातार ऐसे कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाइयां भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं? क्या इन कार्रवाइयों से सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर्याप्त रूप से ठीक तरीके से काम कर रही है, या 1-2 कार्रवाइयों से बात नहीं बनने वाली है? प्रदेश में तमाम जनपदों में, तमाम तहसीलों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी भ्रष्टाचार में लिप्त कर उसको अपनी भ्रष्टाचार की कमाई में बना रहे हैं और जो जनता है वो लूटी जा रही है।
हमारे साथ खास मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आर्य उस्मानी जी पूर्व मंत्री हैं, सपा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जगरूप सिंह यादव जी हैं, पूर्व आईएएस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नाहिद अकील जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगी। जगरूप सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं। सारिका गुप्ता कानपुर से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले सारिका गुप्ता का रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। सारिका, कानपुर में एक कानून गो के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है और उसकी एक गलती से उसके जो भ्रष्टाचार, उसके जो काले साम्राज्य का था, वो खुलासा हो जाता है। डीएम ने कार्रवाई की है, उसका डिमोशन किया, कानून गो से उसको लेखपाल बना दिया है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं बता दूं, संदीप सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो भीमसेन में रहता है, जो सचंडी के आसपास का क्षेत्र है और वहां पर उसकी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उस पर जो है कानूनगो से गुहार लगाई गई थी कि उसका बंटवारा कर दिया जाए, उसकी जमीन को चढ़ा दिया जाए, रजिस्ट्री करा दी जाए। उसके अलावा वहीं के आसपास का एक दूसरा प्रकरण भी था जिस पर डीएम के पास लगातार शिकायतें आ रही थी। आलोक दुबे, जिनका नाम है, कानूनगो जो यहाँ पर तैनात थे, उनके पास कई फाइलें जब जाती थी तो वो उन सभी फाइलों में घपला करके उन जमीनों को अपने नाम करा लेते थे। ये पूरा प्रकरण उनका चल रहा था और यही वजह रही है कि उनके पास 41 संपत्तियां ऐसी पाई गई हैं जो करोड़ों रुपए की है। 41 जमीनें हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है। डीएम के पास लगातार, जो कानपुर के डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उनके पास लगातार शिकायतें आ रही थी और उसके बाद उन्होंने एक पैनल बनाया जिसमें एसडीएम सिटी और एडीएम एफआर सभी लोग थे। उसके बाद पूरी जांच करी गई, बाकायदे कानून के जो आलोक दुबे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी गई और उनको लेखपाल बना दिया गया है। कहीं ना कहीं जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी उस पर उनको सच्चाई मिली और जो टीम बनाई गई थी उन्होंने भी अपनी जांच लगाई है और उसके बाद जो है थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करी गई है और जो आरोपी जो है आलोक दुबे कानूनगो थे, अब उनको लेखपाल बना दिया गया। हालांकि इस पूरी जांच में अभी एक बार फिर से डीएम ने पुष्टि कर दी है और डीएम ने यह भी कहा है कि अभी जो जमीनें इनके पास है उनको चिन्हीकरण कर लिया गया है, उन पर भी जांच बैठा ली गई है कि इनके पास कितनी संपत्ति है। करोड़ों की संपत्ति होने की जो बात है वो कही जा रही है और कहीं ना कहीं डीएम ने एक्शन लिया और डीएम ने यह भी कहा है कि इनके साथ साथ जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिनकी शिकायतें आ रही हैं, उनका भी एक पैनल तैयार करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कानपुर के जो जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह है उन्होंने अच्छी कार्रवाई करी है, लोगों को मैसेज दिया है और साथ ही साथ जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है उस पर भी एक सजगता के साथ कार्य किया है और लोगों के अधिकारियों जो लोगों की जमीनों को हड़प रहे हैं, जो अवैध तरीके से उगाही कर रहे हैं, कोई भी काम करना होता है उसके लिए पैसे की डिमांड करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज दे दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके की कोई शिकायत डीएम तक पहुंचती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करी जाएगी। और एक बड़ी कार्रवाई जो है कानपुर शहर में कानपुर जिला अधिकारी ने करी है। मनोज, निश्चित रूप से सारिका आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कानपुर के जो डीएम हैं, निश्चित रूप से वो उनकी कार्यशैली हमेशा चर्चा का विषय बनी रही है और एक बार फिर से उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम अधिकारियों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आलोक वत्स जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों को इसको लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर समय समय पर निर्देश भी देते रहे हैं और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है। लगातार विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है, एंटी करप्शन की कार्रवाई हो रही है, कहीं डीएम कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजा जा रहा है। तमाम जनपदों से हर दिन ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन कानपुर में जो डीएम ने कार्रवाई की है, एक कानूनगो को करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। तमाम ऐसी संपत्ति जो अपने नाम जो विवादित होती थी या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम होती थी जो उनके साठ गांठ में फंस सकता था, उसकी संपत्ति अपने नाम कर लेते थे या किसी को बेच देते थे। ऐसे कर 41 संपत्तियां पाई गई हैं। तमाम लेखपाल, तमाम कानूनगो प्रदेश में तमाम तहसीलों में ऐसे आलोक वत्स जी मौजूद हैं जो जनता की गाढ़ी कमाई से उन्होंने भ्रष्टाचार का साम्राज्य बना लिया है। कानपुर जैसी कार्रवाई, हरदोई जैसी कार्रवाई, अमेठी जैसी कार्रवाई पूरे प्रदेश में क्यों नहीं होनी चाहिए? और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, कहीं कानपुर से, कहीं हरदोई से, कहीं अमेठी से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं
अगर ठीक से काम किया जाएगा और जनता का सहयोग हो तो क्यों नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाइयां हो और जनता ऐसे भ्रष्टाचार से छुटकारा जनता को मिले। आलोक जी, आलोक जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। आलोक जी, क्या आवाज आ रही है? जी जी जी, हेलो आलोक जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए मनोज जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके का माहौल अभी पूरे प्रदेश में बना हुआ है, अगर कोई ये कहे कि वहां से भ्रष्टाचार यूपी से पूर्णतः खत्म हो गया है जी, तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बरसों पुराना रोग है जो यूपी के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों में ग्रसित है जी। आपको तो अभी एक लेखपाल मिला है जो ए भैया, आपको तो चपरासी भी मिल जाएगा किसी ऑफिस का जो करोड़पति होगा। बिल्कुल, समय समय रहते जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साध। मतलब साध का मतलब कि वो सच्चा है, ईमानदार है। लेकिन कमोबेश ये परिस्थितियां हर जनपद में अभी भी इस रोग से, भ्रष्टाचार के रोग से ग्रसित हैं। इसके लिए मुख्य दोषी अगर आप मेरी नजर में मानेंगे तो हम जनता के लोग हैं जी। कोई आदमी अपनी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है वो कुर्बानी देगा, इस बात को हाईलाइट करेगा तो उसके फाइल पर तरह तरह के चीजें मांग कर दी जाएंगी, जिससे वो ग्रसित हो जाएगा, डिले हो जाएगा उसका काम, और वो उसका कोई मदद करने वाला अंत में नहीं होगा जी। तो लोग इसको आज की डेट में मनोज जी स्पीड मनी, फेलिसिटेशन मनी जी का रूप देकर अपना काम करवाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने को कोई तैयार नहीं। बिल्कुल, अगर मनोज जी घूस ले रहे हैं, आलोक जी बोलेंगे तभी तो उन पर कार्रवाई होगी। अगर आलोक जी मनोज जी को घूस दे रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो चलती रहेगी गाड़ी। यही हो रहा है और बरसों से हो रहा है, अभी भी हो रहा है जी। तो ये स्थिति को सुधारने के लिए समाज को भी अग्रणी भूमिका में आना होगा, कुर्बानियां देनी होंगी। लेकिन जब तक ये नहीं, कितना पुलिस, सीआईडी, एलओपी, इस सबको हम दोषी ठहराते फिरेंगे? हर चीज पुलिस ही कर देगी क्या? हर चीज नेताई कर देगा क्या? बेचारे योगी को ना आगे नाथ ना पीछे पगा, वो क्यों किस गलत सलत पैसा लेकिन आलोक जी शायद मुख्यमंत्री ने ऐसे ही आलोक दुबे जैसे लोगों को पकड़ने के लिए ही, या ऐसे लोगों का खुलासा हो सके इन्होंने कितनी संपत्तियां बनाई है, या कैसे कैसे इन्होंने ये जीरो से इन्होंने शुरुआत की, अरबपति हो गए जनता की गाड़ी कमाई से। इसलिए मुख्यमंत्री ने आदेशित किया था कि सभी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, लेकिन अधिकारियों ने नहीं दिया। बहुत सारे अधिकारियों ने नहीं दिया, कुछ एक ने दिया, कुछ और बहुत सारे ने नहीं दिया। उसके बाद उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई। अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद डर में आगे अधिकारी अपने संपत्ति का खुलासा करते। देखिए मनोज जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। पूर्व आईएएस अधिकारी भी बैठे हैं जी, शाहिद हकीम भी बैठी है, नाहिद अकील जी। मेरा ये कहना है, अभी एक शुद्धिकरण का एक प्रोसेस चालू हुआ है ना, एसआईआर, कि जो मर गए, जो गलत हैं, जो नहीं हैं, जो 2 जगह से बने हुए हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर दो और ये सिलेक्शन के को शुद्ध कर दो, वोटिंग का लिस्ट को। उसी तरीके से मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, लोग अपना दे या ना दे, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे या ना दे, एसआईआर की तरह हर आदमी के संपत्ति की जांच करा दो। हाँ, उनके परिवार वालों की संपत्ति की जांच करा दो, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच करा दो। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इस हमाम में सब नंगे पाए जाएंगे।
यही तो सवाल है आलोक जी। लोग ऐसे परसेंटेज में मिलेंगे आपको जिनके यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल आपके प्रेस्टीजियस चैनल पर बिल्कुल साफ गोई से ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, निश्चित रूप से इसी से समाज को पता लग जाएगा कि कौन कौन कैसा है। ठीक है, आपने निश्चित रूप से साफ गोई से इसको स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया, आपने इसको स्वीकार किया आलोक जी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह क्या है, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है। आपसे सवाल किया गया, आपने कहा कि पुलिस कहां लगी रहेगी, जांच एजेंसियां कहां लगी रहेंगी, लेकिन आगे आपने खुद जवाब दे दिया कि ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच की जाए, परिवारों की संपत्ति की जांच की जाए तो जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिर यह संपत्ति इनके द्वारा कैसे बनाई गई। एक साधारण चपरासी करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप इनके बच्चों की शादी ब्याह में देखिए किस तरीके का खर्चा करते हैं, हस्तप्रभ हो जाएंगे आप। ठीक है आलोक जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ जगरूप सिंह यादव जी हैं, पूर्व आईएएस जुड़े हुए हैं। जगरूप, हमारे साथ उस्मानी जी भी जुड़ चुके हैं। आर्य उस्मानी जी पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत स्वागत है उस्मानी जी चर्चा में। जगरूप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगरूप सिंह यादव जी पूर्व आईएएस हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जगरूप सर, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। तमाम जो है कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में। विजिलेंस की टीम काम कर रही है, एंटी करप्शन की टीम काम कर रही है। तमाम जिलों से ऐसी खबरें सामने आती हैं, कहीं लेखपाल, कहीं कानून को, कहीं दारोगा, कहीं ग्राम विकास अधिकारी वो दबोचे जा रहे हैं। एक चपरासी, एक लेखपाल, एक कानून को, करोड़ों की संपत्ति उनके पास बरामद होती है। कानपुर में जो डीएम ने कार्रवाई की है, जितेंद्र सिंह ने कार्रवाई की है, कानून को डिमोट कर लेखपाल बना दिया गया है। उसके पास, उस कानून के पास 41 संपत्तियां ऐसी थी और करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके पास पाई गई है। ऐसे तो शहर शहर, तहसील तहसील, जिले जिले तमाम ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोगों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है और जनता में जो भ्रष्टाचार का जो ये कह लीजिए खून में जो भ्रष्टाचार, जो अधिकारियों में, कर्मचारियों में भ्रष्टाचार करने की जो लत लग गई है, या ये कह लीजिए कि बिना दिए कोई काम नहीं होता है और कहीं ना कहीं इसमें जनता भी दोषी है, ये कैसे, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा सर? देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो ये बात सिद्ध है, मैं सही बताऊंगा, भाजपा के जो प्रवक्ता ने कहा उसके हिसाब से कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। शिष्टाचार आप देखिए, सेवा में जितना भी कारकुनान है, जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोक सेवा प्रदाता की जो भी भूमिका निभाता है वो कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव के बिना सामान्यता तो काम ही नहीं करता जी। पूरा तंत्र एक तरह से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है और इसके लिए अगर इनके कारणों का चिन्हीकरण करेंगे तो एक से अधिक कारण सामने न आएंगे। एक तो ये कि अभी यूपी में कुछ जगह छोटे और मझोले अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, पर बड़े अधिकारी अभी भी गिरफ्त में नहीं है। जब तक आप पूरे तंत्र में ऊपर से शीर्ष से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार का ये माना जाता है कि शीर्ष से नीचे तक, अब योगी मान लिया कि योगी ईमानदारी से, प्रखरता से जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही, सभी सरकारें यही दावा करती हैं बिल्कुल कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे। कोई सरकार किसी भी स्टेट की या केंद्र की कभी ये नहीं कहती कि हमारी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है। लेकिन सभी जगह व्यापक स्तर पे आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, सारे कारकुनान चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक के ऑफिस में चले जाइए, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक के ऑफिस में चले जाइए, तंत्र में इस तरह के व्यापक सुराग और सूत्र हैं जिनमें कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है और पूरा तंत्र एक तरह से दूषित हो गया। तो सेवा प्रदाता की भूमिका की जो हमने संकल्पना की थी और जो भारतीय परिवेश में होनी चाहिए उसमें बहुत भारी अंतराल है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व पॉलिटिकल क्रेसी का भी जिम्मेदार है, क्योंकि आप देखिए जब प्रशासनिक तंत्र में पदों की स्थापना राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पे होती है, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पे होती है तो वो एक तंत्र के गुलाम बन के रहते हैं। जो आदमी जिनको पोस्टिंग करा के लाया, एसटीएम की, थानेदार की, डीएम की, तो उन्हीं के अनुसार कार्य करता है। और कहीं ना कहीं अधिकारी भी अपनी लॉबी करते हैं, कहीं कोई डीएम का या कोई उनका फेवरेट होता तो उनको अच्छे सर्किल दिए जाते हैं, पदानुसांग अच्छे दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक तंत्र में और राजनीतिक तंत्र में ऊपर से नीचे तक अगर
ईमानदारी के मूल्यों को और सेवा प्रदाता के मूल्यों को अगर आप नहीं देखोगे तो ये भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण की भ्रष्टता समाप्त नहीं हो सकती। दूसरा, किस कारकुन के पास कितना कार्य है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उसको कितने दिनों में काम संपादित करना चाहिए, एक मर्यादित अवधि सारी सेवा प्रदाता के लिए होनी चाहिए, वो नहीं होती। उनका पर्यवेक्षण ठीक से नहीं होता, न केवल उनका सुपरविजन ठीक से नहीं होता, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होती। काम कर दिया तो ठीक है, नहीं कर दिया तो ठीक है, पैसे लेके ही करेगा, फिर कहेगा कि मेरे पास यही काम है क्या। जब आप ये बताइए, जो आपने प्रस्तुत प्रकरण जो बताया उसमें, हालांकि मैं 41 संपत्तियों को, उसने विवादास्पद संपत्तियों को अपने नाम करा लेता था, ये तो गंभीर मामला है, लेकिन इसमें डीएम ने कार्रवाई की और डिमोट किया। डिमोट तो उन्होंने अनुशासन की कार्रवाई के तहत किया होगा, लेकिन डिस्पोजल जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट बनाए उसने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, उसके लिए तो भ्रष्टाचार विभाग क्या कर रहा है, आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, बहुत छोटे मझोले इस तरह के कर्मचारियों को पकड़ा जाता है, जबकि आप जब तक शीर्ष से नहीं शुरू करोगे, पॉलिटिकल क्रेसी के लोग हैं, राजनीतिक तंत्र की भी बात आ जाती है कि तंत्र अगर किसी के एक विचारधारा का है तो उसके लोगों को छूट मिल जाती है, दूसरे विचारधारा को आप पकड़ते हैं, जब उनका राज आता है तो वो ये करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यापकता में देखना चाहिए कि हमारी ईमानदारी किसी भी लेवल पे भ्रष्ट आचरण को दूर करने की या ईमानदारी पूर्वक अच्छी सेवा करते हैं, उनको हम प्रश्रय देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है। और पूरा प्रशासनिक तंत्र भी इसमें शामिल है, राजनीतिक तंत्र भी शामिल है, और पूरा जो इसके लिए बना रखी हमने, जैसे जिसके विजिलेंस बना रखी है, एंटी करप्शन ब्यूरो बना रखा है, सीबीआई बना रखा है, ईडी, वो भी मुंह देख के कार्रवाई करते हैं। अगर वो पिक एंड चूज पे कार्रवाई नहीं करें तो मैं समझता हूं भय व्याप्त हो और उससे व्यवस्था में परिवर्तन आएगा और लोगों को अच्छी सेवा मिले और समय और मर्यादित सेवा मिले। इसके लिए आप नियम बनाइए। निश्चित रूप से जगरूप सर, निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, चूंकि आप लंबे समय में सेवा में भी रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें जो अंदर की हैं वो आपने कही है। हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई। सारिका, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे एक दर्शक भी गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा का रुख करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें भ्रष्टाचार पर वार, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। उससे पहले एक दर्शक गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखते हुए 70 साल की मेरी जिंदगी बीत गई है, नाना हुकूमतों को हमने देखा है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश 50 सालों से जिस तरह लूटा गया, जमीनें जिस तरह लूटी गई, गरीबों को जिस तरह बर्बाद किया गया और पैसे का प्रदर्शन जिस तरह से किया गया है, अब बिना पैसे वालों की कोई इज्जत समाज में नहीं है। बाबा तक घर बनाने लगे, मकान बनाने लगे और पैसा इकट्ठा करने लगे, नेता इकट्ठा करने लगे। इसलिए पैसे की जो दौड़ का ये माहौल बनाया है, इससे बीजेपी, सपा और बसपा का पूरा हाथ है और इन बाबाओं का पूरा हाथ है। इस देश को बर्बाद करने में वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्हीं सरकार में हमने देखा कि इनका जो सचिवालय है उसमें घूस लेते हुए इनके मंत्री और इनके आदमी पकड़े गए थे। ऐसी कोई सरकार हमने नहीं देखी। इतना भ्रष्टाचार हमको झेलना पड़ रहा है इस गवर्नमेंट में। हमारी भी जमीन हड़पी गई है, मुझे भी परेशान किया गया। इसमें ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी और उनके एक गांव के मिस्टर अग्नोत्री है, मनोज अग्नोत्री, इनका हाथ है और उन्होंने मेरे भाई को सरकारी वकील बनवाया है कन्नौज में, और हमारी जमीनें रहती हैं, फर्जी वसीयत तैयार की गई है, सब कुछ नकली काम किया है। मैं कन्नौज जा नहीं सकता, अपने गांव में जान से मार दिया जाऊं। ये ब्रजेश पाठक, उनकी पत्नी और मनोज अग्नोत्री के दम पे ब्रजेश और सारे यूपी में भ्रष्टाचार जो है, जितने भी तहसील और न्यायालय है सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ठीक है गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया। गिरीश शुक्ला जी अपनी पीड़ा जो है, अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे थे। हम सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ आर्य उस्मानी जी जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी आर्य उस्मानी जी शायद मेरे साथ नहीं है, उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। नाहिद अकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद अकील जी, आपका रुख करें। नाहिद अकील जी, जो तहसील में लेखपाल जो है, कानून गो है, ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है।
एक एक कानून को, लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी को आप देख लीजिए, करोड़ों की संपत्ति निकलती है, अरबों की संपत्ति निकलती है। आप तहसील चले जाइए या एक कोई साधारण व्यक्ति चला जाए, कोई साधारण किसान चला जाए, कोई भी काम बिना लिए दिए तहसीलों में नहीं होता है, कोई भी लेखपाल बिना लिए दिए काम नहीं करता है, कोई भी कानून को बिना लिए दिए काम नहीं करता है। कानपुर में जो एक कानून गो को डीएम ने डिमोट करके उसको लेखपाल बनाया, फिर से लेखपाल बनाया, करोड़ों की संपत्ति का मालिक वो है। 41 ऐसी संपत्तियां हैं जो विवादित संपत्तियां हैं, जो अपने नाम, दूसरे की संपत्ति अपने नाम की गई और औने पौने दामों पर ली गई और दूसरे को बेची गई। इस तरीके की ये कोई एक घटना नहीं है, तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आती हैं। विजिलेंस की कार्रवाइयां भी लगातार हो रही हैं, एंटी करप्शन की कार्रवाइयां लगातार सामने आ रही हैं। क्या लगता है, समाज की अपनी जिम्मेदारी है? कई जगह पर जब लोग निकलकर सामने आए, उन्होंने शिकायत की, उसके बाद कार्रवाई हुई है। लोगों की कितनी जिम्मेदारी है इस भ्रष्टाचार को खत्म करने में, और जो सरकार की कितनी जिम्मेदारी है कि व्यापक तरीके से एक अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति की जांच हो। किसी की पत्नी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति है, बेटे के नाम पर, बहू के नाम पर, और ये जनता की जो गाढ़ी कमाई है, ये लूट का साम्राज्य में तब्दील किया गया है। नाहिद जी, देखिए, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अब जवाब बड़ा छोटा सा है। सिंपल है कि देश में आप देखें कि जो ईमानदार अधिकारी है वो उंगलियों पे है, वो दिन हमेशा 3 महीने पे उसका ट्रांसफर होता रहता है जी। तो ये अपने आप में खुद बताता है कि ईमानदार मुट्ठी भर है, भ्रष्टाचारी सभी हैं। नेता से लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। मैं समाज की जिम्मेदारी कैसे कहूँ? मैं सोसाइटी चलाती हूँ और अब जब मैं रिश्वत नहीं देती हूँ तो मेरा सोसाइटी का रिन्यूअल साल भर में होता है। उसी में अगर उनके मुताबिक मैं दे दूं तो वो खुद ही कहते हैं कि कैमरे लगे हुए, कागज में लपेट के मैडम रिन्यूअल का इतना पैसा वो दे दीजिए। तो समाज क्या करे? अगर नहीं करते तो हम साल भर भुगतेंगे। तो मजबूरी में उसको इस तंत्र में देना ही है। मैं तो बड़ी सरप्राइज हूँ कि इतना बड़ा कांड करने के बाद डिमोशन क्या भाई, उसको नौकरी से बर्खास्त करिए आप। डिमोशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये डिमोशन क्या शब्द है? उसके ऊपर FIR करिए, उसको जेल भेजिए। FIR की गई है, FIR की गई है, डिमोशन भी किया गया है, FIR भी की गई है, और विभागीय जांच भी लगातार जारी है। मैं आपको बताती हूँ, अभी बाराबंकी में मिड डे मील का इतना बड़ा घोटाला हुआ था। 7 लोग पकड़े गए थे, 7 बड़े अच्छे सफेद पोश लोग थे, और ला करके उनको जेल में बंद किया गया। आज जेल से बेल लेकर के घूम रहे हैं। तो उनको ना समाज में डर है, हर बड़े बड़े प्रोग्राम में वो शामिल भी होते हैं। उन्होंने तो अपना बना लिया है। अब जब तक जांचें चलेंगी तब तक उनकी फैमिली सेटल हो जाएगी। फिर जांचें करिए, जेल भेजिए, कुछ करिए, बाद में निर्णय क्या होगा, 10-10 साल, 15 साल। तो इस सब मामलों में विजिलेंस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार निवारण कहाँ होता है? जब सरकार का इशारा होता है 3-4 केस दिखा दिया जाए, तब फिर ही इस पे जांचें होने लगती हैं। जो जिन निगाह में रहते हैं कि ये आजकल ज्यादा कमा रहा है, चलो इसी की जांचें कर लेते हैं। किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना है, तो उसकी जांच हो गई और अखबारों की सुर्खियां बन गई। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको याद है मायावती जी के टाइम में होता था हर डिस्ट्रिक्ट से 50 लाख रुपया जाना है, तो 50 लाख रुपया ऐसे थोड़ी जाता। डीएम नीचे कहता है तो एक डिस्ट्रिक्ट से अगर 50 लाख जाना है तो कितने करोड़ रुपए उस डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं। अगर लेखपाल को कहा भैया तुम इतना दो, तो उसको 50,000 देना, तो 25 अपने पास रखेगा, 25 डीएम को देगा भेजने के लिए। तो उसका अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो देश में ठगी कौन जा रही है? जनता ठगी जा रही। निकल कहां से रहा पैसा? हमारे आपके बीच से निकल रहा है। तो ये समझने की चीज है कि पूरे देश की जनता को लूटने का नेताओं ने और जो प्रशासनिक अमला जमला बनाया गया है वो सारे लोग लूट रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि समाज की जिम्मेदारी, समाज को मजबूरन देना पड़ता है। आपको नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। इसलिए सख्ती से काम होना चाहिए। समय समय पर जो ईमानदार अधिकारी जिनका रोज ट्रांसफर हो रहा है, रोशन जैकब का क्यों ट्रांसफर होता था, तमाम ऐसे अधिकारियों को मैं जानती हूँ। मिनिस्ट्री मैम का है, वहां से बाराबंकी से आई, यहाँ स्वास्थ्य विभाग में भेजा गया, पूरी फाइलें करप्ट थी। उन्होंने कहा कि भैया मैं साइन नहीं करूंगी, चलो भाई फिर तबादला आपका। तो मैं ऐसे तमाम सरकारी जो अच्छे अधिकारी हैं ISPCS, उनको मैं जानती हूँ। तो उनका रोज बैग बंधा रहता है, ट्रांसफर होता है।
तो ये हमारे समाज की क्या जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी कि ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर समाज में उनको सम्मानित किया जाए। और दूसरे, ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, भ्रष्टाचार निवारण विभाग है, इनके ऊपर शिकंजा टाइट होना चाहिए कि आपकी ड्यूटी क्या है, आप काम कर क्या रहे। इस देश में जनता का, अभी आप लोग रोज मुद्दे उठाते हैं, आप देख लीजिए खाद्य रसद विभाग कोई अपना काम नहीं करता, फूड इंस्पेक्टर कोई अपना काम नहीं करता। हम लोग एक सब्जी से लेकर सारी चीजें मिलावटी खा रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं वो भी खा रहे हैं। क्या वो अपने घर में हर चीज का उत्पादन थोड़ी कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन हम लोग आज बहुत दोराहे पे खड़े हुए हैं कि जाए तो किधर जाए, या तो फिर पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो और यूथ हाथों में दिया जाए, जो जेएनयू की पढ़े हुए बच्चे हैं, जामिया के हैं, यूनिवर्सिटी के लीडरान हैं जो उसमें अच्छे, उनके हाथ में सत्ता सौंपी जाए। क्योंकि जब तक देश में चाहे 50 साल के बाद सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, पढ़े लिखे लोगों को सत्ता नहीं दी जाएगी, ये नहीं रुक सकता है। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में भी चुनाव होता था, किसान हिम्मत रखता था। आज बताइए, बाहुबली के अलावा कोई आम साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? एक एक प्रधानी के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो कैसे कौन, ना राजनीति में शुद्ध लोग जाएंगे ना नीचे आएंगे। अब जो राजनीति के लोग हैं वो तो प्रशासनिक अधिकारियों के अपनी उंगलियों में नचाते हैं, तो वो क्या करें, वो भी उनको कमा कमा के देते हैं, अपनी भी जेबें भर रहे हैं। ठीक है, पहला केस नहीं है। ठीक है नाहिद जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ जगरूप सिंह यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं। जगरूप सर, अगर आप लोगों की अगर बात करें, लोगों की जिम्मेदार या जागरूक लोगों की बात करें, लोग अधिकारियों के खिलाफ जो है कैसे हिम्मत जुटाएं? कानून को लेखपाल, अभी एक घटना बहराइच से सामने आई, लगातार लेखपाल की मदद से, लेखपाल की मिलीभगत से बंजर की जमीनों को बेचा जा रहा था, भूमाफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा था। एक व्यक्ति ने उसका खुलासा किया, उस पर कार्रवाई की, मांग की, तो उसके घर के सामने खाली जमीन पड़ी हुई थी, उस पर पंद्रासी करके 86,000 का जुर्माना करा दिया गया। अब वो व्यक्ति भाग दौड़ लगा रहा है कि हमने तो कब्जा भी नहीं की हुई है। वो अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि आइए देखिए लेखपाल महोदय ने किस तरीके से जुर्माना इस पर करवा दिया है। डीएम से गुहार लगा रहा है, एसडीएम से, कि आप दरवाजे पर जाइए हमारे, देखिए कि हमने कब्जा कर रखा या नहीं कर रखा। तो अधिकारियों के सर खिलाफ कैसे लोग जा सकते हैं? डीएम और तहसीलदार एसडीएम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, कैसे उनकी शिकायत कर सकते हैं? दूसरी चीज, ये जो संपत्ति भ्रष्टाचार से बनाई हुई होती है, जिस पर अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्तियों का खुलासा करें कि किसके पास कितनी संपत्तियां, लोग अपने पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, बहुओं के नाम और परिवार के ना जाने कितने, एक चपरासी होता है, उसके घर का प्रत्येक व्यक्ति लखपति और करोड़पति हो जाता है। ये कैसे रुकेगा सर? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। जगरूप सर फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। हेलो, आपको मिल रही है आवाज? जी बिल्कुल। हेलो सर, आपकी आवाज मिल पा रही? हेलो, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर्वप्रथम तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट महोदया ने बात कही है, इसमें एक बहुत मार्के की बात इन्होंने कही है। भ्रष्टाचार तंत्र वाला है, व्यक्ति सापेक्ष नहीं है। पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है। सरकारें बात करती हैं जीरो टॉलरेंस की, पर कहीं पे भी आप किसी भी पदानुसांग पे चले जाइए, किसी भी कार्यालय में चले जाइए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की सराहना करूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। पूर्व में भी, मैं ये नहीं कहता ये भाजपा में है, पहले नहीं था, कहीं ना कहीं लोक जीवन में लोक सेवा प्रदाता की भूमिका जो भी निभाते हैं वो पूरा तंत्र भ्रष्ट है। तो ये व्यक्ति की समस्या नहीं है। ये लेखपाल हुए, आप कानून गो है, लेखपाल हुआ, इवन ग्राम सेवक हुआ, ये छोटे मोटे अधिकारियों पे यदा कदा छोटी मोटी कार्रवाई करके और तंत्र की शुद्धता और ये प्रोएक्टिविटी, अखबारों की सुर्खियां बटोरने से, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलने वाला है। आपने पहला सवाल जो किया मुझसे कि भाई उच्च अधिकारी जितने भी हैं वो अपना संपत्ति का डिस्क्लोजर नहीं करते। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, सरकार उनकी जांच करा ले। जांच तो करा ही ले, इसके लिए तो डीपीएस यानी डिस्प्रोपोर्शनेट असेट, किसी भी अधिकारी के कोई, इसके लिए विभाग बना हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसको कभी भी किसी भी अधिकारी की संपत्तियों की जांच करने का हक है। कितनों की वो सिर्फ पॉलिटिकल ढंग से चीजों को करते हैं। हाँ। सारे अधिकारियों की जो जो आपके संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दे रहे, उनकी जांच कर लें। सिंपल सी बात है, और करने का अधिकार है। उसके लिए
पूरे प्राधिकरण बने हुए हैं, फोरम बने हुए हैं, वो क्यों नहीं एक्टिवेट होते? वो कुछ काम नहीं करते। और सही बात तो यह है कि तंत्र में भ्रष्टाचार का इतना भारी बोलबाला है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ। ये लोकोक्ति है। लोग कहते हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ, रिश्वत देके छोड़ जाओ। जो भ्रष्टाचार विभाग है वो खुद बंदियां लेता है कार्यालयों से, जितने भी कार्यालयों से। और जब आप तंत्र में सेवाओं में प्रवेश के लिए रिश्वत देके प्रवेश लेते हो या फर्जी तरीके से सेवाओं में प्रवेश करते, तो आप जब बबूल हो के आम कहां से खा लोगे? तो पूरे तंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी बात, ये बड़े अधिकारियों पे मैं अभी भी ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टा का आचरण की भ्रष्टा है या पावर का दुरुपयोग ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगर आपका उच्च तंत्र पाक साफ नहीं है तो नीचे के तंत्र से आप बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि आपका लोकपाल है, कानून को है, आपका ग्राम सेवक है, आपका अध्यापक है, आपका जैसे प्रचारिका है, समाज सेवा के कोई अधिकारी हैं, वो अपना काम प्रकर्षता से करेंगे, शुद्धता से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। अभी सोशल एक्टिविस्ट कह रही थी कि बसपा के राज में शायद हर जिले से 50 लाख शायद टारगेट के, हालांकि ये अपुष्ट समाचार है, पर ये अगर जाते थे, मान लीजिए अब नहीं जाते होंगे, पर मुझे पता नहीं, लेकिन ये अगर है तो ये चिंताजनक बात है। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस अधिकारियों में भी जितने भी हैं जिला अधिकारी हैं, उनके यहाँ पे पैसा इकट्ठा होता है, फिर वो उच्च अधिकारियों को जाता है। तो ये सारा माननीय योगी जी हैं, उनकी साफ छवि है। माना भी जाता है कि वो प्रकर्षता से अपनी सेवाएं प्रदाता देना चाहते हैं। ये भी माना, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी जनता है भाई, आगे पीछे नहीं है, इससे अर्थ ये नहीं है भाई हमारे तो प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक राजा होना चाहिए, राजा को शादी ही नहीं करनी चाहिए, तो उनकी सारी प्रजाई संतान सम है। तो ये बड़े चिंताजनक विषय है। और न केवल यूपी के किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए, बिना पैसे के रिश्वत के लेन देन के आप अपना नाम भी मनोज जी प्रमाणित करा के ले आओ तो बड़ी बात है। जब जनता अपने जनता पे थोपना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जनता पैसे नहीं देगी तो काम भी नहीं होगा। काम ही तब होता है जब आप उस पर कोई स्पीड मनी, जिसको वो कह रहे थे, या क्विड प्रो को बेस पे, उसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन कहीं पर भी किसी भी कार्यालय में कोई भी कार्य करवाने आप जाइए, लाइसेंस ले लीजिए, आप जाति प्रमाण पत्र ले लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, आप म्यूटेशन, अभी आपने एक मामले में तो इस बात पे जिला अधिकारी ने उसको कहा कि साहब उसने नामांतरण कर दिया इसलिए चार्जशीट दे दी और उसको डिमोट कर दिया, एक में नहीं खोला इसलिए आपने उसको कार्रवाई कर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसके लिए फॉर्मेट बने हुए हैं। हर लेखपाल के पास कितने म्यूटेशन पेंडिंग है, जैसे P21 नाम का फॉर्म है, उसमें दर्ज करना पड़ता है। अगर उसने नहीं पूरा कर रखा उसको तुरंत सस्पेंड कीजिए। और ये बात भी सही है, ये भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी क्या कर रहा है, आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जिला कलेक्टर ने तो पावर का दुरुपयोग करने का प्रकरण बनाया, उसमें उस पर ठीक है, उस पर कार्रवाई की। मैं इनकी बहन जी की बात से इससे भी सहमत हूं। अगर वो इतनी आचरण की भ्रष्टा 41 संपत्तियां उसने विवादास्पद अपने नाम करा ली या उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी, तो 41 के बाद मतलब अब तक 41 ये कहां का न्याय हुआ? अब तक कौन देख नहीं रहा था? तंत्र में सब कितनी उदासीनता लिए बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा इशारा इस बात का है कि पूरे तंत्र में भांग घुली हुई है, भ्रष्टाचार की भांग घुली हुई है। इसको पाक साफ शुद्ध करने के लिए योगी जी को कोई शिवत्व रूप धारण करना पड़ेगा, ताकि हर विजिलेंस विभाग की भी आपको पूरी तरह से विजिलेंट होना चाहिए, उसकी भी विजिलेंस होनी चाहिए। एसीबी विभाग क्या कर रहा है? वो खाली रिश्वत फैसिलिटेट करने का विभाग बन के रह गया। भ्रष्टाचार निवारण विभाग में कहीं ना कहीं आप देख लिए सारे कार्यालयों से अगर जांच करेंगे, तो मैं कोई ऐसे तथ्य नहीं बता रहा हूं जो मैंने खुद ने इजाद कर लिया, आरोप लगाने की दृष्टि में। बिल्कुल आप तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, इसमें कोई आरोप लगाने की बात नहीं है, बिल्कुल तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। जगरूप सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आलोक वत्सी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन चुका है क्या? क्योंकि अभी जगरूप सर ने कहा कि जब नीचे के तंत्र से हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेखपाल कानून को, ये छोटी इकाइयां हैं, बड़े अधिकारी अगर भ्रष्ट नहीं होंगे, वो ईमानदार होंगे, तो नीचे के स्वतः ईमानदार होंगे। ये जो 41 संपत्तियां जो जिसमें संलिप्तता कानूनगो की पाई गई है, क्या ऐसा नहीं है कि इसमें जो लोग होंगे 41 लोग, वो कार्रवाई के लिए अधिकारियों के पास नहीं गए होंगे, कार्रवाई नहीं हुई? और दूसरी चीज, जो भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार में बदलता जा रहा है, तंत्र में जो ये घुन की तरह लगा हुआ है, इस पर अभी हालांकि आपने ईमानदारी से स्वीकार किया, लेकिन
किसी ना किसी को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि विजिलेंस टीम, एंटी करप्शन टीम कहीं ना कहीं आए दिन कार्रवाई की बात सामने आती है, लेकिन ये कार्रवाइयां पर्याप्त नहीं है। इन कार्रवाइयों से अब एक दो कार्रवाई से इतश्री नहीं हो सकती, आप वाहवाही नहीं ले सकते हैं। आलोक जी देखिए, एक चीज आपको बता दूं जी कि पूर्व IAS ऑफिसर जी ने जो कहा है, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूं जी। उन्होंने इतने वर्षों सेवा दिया एज ए IAS ऑफिसर और डे टू डे रूटीन वर्क से रूबरू रहे जी। हम लोग तो ऊपर से या कोई व्यक्तिगत काम कभी होता है, शायद स्वयं तो जाना कमी होता है, किसी को भेज के ही करवाते हैं मोस्टली जी। तो इनकी बातों में पूरी सत्यता है। और करप्शन बिगिंस फ्रॉम द टॉप, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। अगर ऊपर का अधिकारी टाइट हो जाएगा तो नीचे के अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई ऐसा काम कर सके, अनलेस वो अपना जान जोखिम में डालकर कर रहा। और ठीक कहा नाहिद जी ने जी। ऐसे आदमी को डिमोशन करने से क्या फायदा है, ही शुड बी रस्टिकेटेड। अगर छात्र चोरी करता पकड़ा जाता है तो उसको आप थोड़ी कहते हैं कि तुम नीचे के क्लास में चले जाओ, उसको तो आप रस्टिकेट कर देते हैं। तो ऐसा आदमी जो पकड़ा गया है उसको नौकरी में क्यों रखा जाए, उसको तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं इनकी भी मांग से सहमत हूं। और जो मैंने इसका एक सोल्यूशन बताया, हो सकता है मेरा सोल्यूशन उतना कारगर नहीं हो, लेकिन आफ्टर ऑल हमको कुछ तो इसका रास्ता ढूंढना होगा। कितने दिन तक चलेगा ये कि SIR की तरह एक कमेटी बने जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के अच्छे लोग हों और एक बार पूरे जितने भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी में पिछले 10-15 साल से हैं जी या उससे पहले के हैं, उनकी पूरी संपत्तियों की, उनके सारे रिश्तेदारों की, उनकी सबकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से सामने बातें आए कि हाँ भाई ये क्या थे और ये क्या बन गए। तो आई थिंक इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जो मैंने कहा, आलोक जी आप सत्ताधारी पार्टी, आप पड़ेगा। आलोक जी, आप सत्ताधारी पार्टी से आप संबंधित हैं, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप बैठे हैं। अगर आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके की जो आप सुझाव दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये सुझाव ऊपर जाने चाहिए और कमेटी गठित हो, या जो भी अभी जगरूप सर कह रहे थे कि ऐसे तमाम कर्मचारी अधिकारी जो हैं उनकी जांच कभी भी की जा सकती है। क्यों नहीं जांच होती है? उनकी जांच हो, उनके परिवार की जांच हो, ताकि खुलासा हो। आलोक जी देखिए अगर हमारी सरकार है तो हमारी सरकार में तो ये पकड़ा गया है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता हमारी सरकार में तो ऐसे लोग पकड़े नहीं जाते। इसका मतलब अभी भी कुछ खामियां रहे और ऐसे लोग अभी जिंदा हैं, ये अपना पोषण कर रहे हैं अवैध कमाई पर। और इतने सालों का रोग एक दिन में क्या योगी जी छुड़ा देंगे? वो तो बेचारे दिन भर 24 घंटे 18 घंटे लगे हुए हैं कि प्रदेश कैसे उत्तम बने। निश्चित रूप से। बट द बग्स आर इन एवरी बेड, हर बिस्तर में कीड़ा है। इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। मैंने कहा ना, समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। जो ये अभी कह रहे थे शिष्टाचार बन गया है, उसी का दूसरा नाम स्पीड मनी है, फेलिसिटेशन मनी है। तो ये चीजें व्याप्त है, इसमें कहीं कोई भी अगर कहेगा तो झूठ बोलेगा। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दिलो दिमाग से कि हाँ ये चीजें हैं और इसको मार्जिनलाइज करना है। तो जिस तरीके से योगी जी की कवायद चल रही है उसी तरीके से समाज के लोगों की भी कवायद चलनी चाहिए, तब जाके ये मामला पूर्ण रूप से खत्म होगा। नहीं तो इतने वर्षों से चलता चला आया है, बढ़ता ही जा रहा है, रेट भी बढ़ता जा रहा। एक आदमी ने मुझसे कहा, उस आदमी ने कहा अरे योगी जी का जमाना है, डर लगता है। तो उसने कहा डर लगता है तो मत लो। लेकिन डर लगने से 5,000 की जगह तुम 50,000 मांग रहे हो, इससे
इस 45,000 एक्स्ट्रा से तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। लेकिन आलोक जी, समझ रहे हैं बात को? पीपल आर फ्लीसिंग in the name of Yogi ji, in the name of Modi ji, by demanding an extra pound. तो इन चीजों को जब तक समाज के लोग नहीं आगे आएंगे, और ठीक कहा बहन जी ने कि अब आने वाले समय में इन नेताओं को बहुत परख लिया है लोगों ने। एक नया कौम खड़ा हो जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हों और उनके नेतृत्व में चीजें चले, तो शायद कोई आशा की किरण दिखाई देगी। आलोक जी, मौजूदा राजनीतिक व्यक्तियों में आप भी आते हैं? अब तो हम आते हैं, हम जैसे लोग ही कितने हैं जी। उन्होंने ठीक कहा ना अभी कि जो अगर करतार सिंह जी अच्छे ऑफिसर होंगे तो इनका रिकॉर्ड में होगा कि ये अपने पूरे टर्म में 30 बार 35 बार ट्रांसफर कर दिए गए। बहुत बिल्कुल ईमानदारी से आपने स्वीकार किया। आप जुड़े रहिए आलोक जी। नाहिद अकील जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। नाहिद अकील जी, आलोक जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन जनता, आप एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण किसान जो तहसील के चक्कर लगा रहा है, थाने के चक्कर लगा रहा है, वो चाहता है, वो तमाम झमेलों में नहीं पड़ना चाहता है, वो चाहता है कि उसका काम हो जाए। जब उसका काम नहीं होता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर वो कहीं से भी व्यवस्था कर अपना पेट काटता है, अपनी जमीन गिरवी रखता है, कुछ भी करके वो काम करवाने के लिए रिश्वत ला कर देता है। अगर जनता मान लेते हैं जनता उतना ज्यादा जागरूक नहीं है, तो क्या एजेंसियों को अपना काम नहीं करना चाहिए? इंटेलिजेंस की जो विजिलेंस की टीम है, एंटी करप्शन की टीम है, एसीबी की टीम है, सीबीआई की टीम है, तमाम ये जो बनाई गई हैं, ये इसके लिए बनाई गई हैं कि जो जनता की गाड़ी कमाई के लिए कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उनकी जांच होगी, कोई गलत कर रहा है उनकी जांच होगी। तो क्या सब कुछ जनता के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए? अगर जनता नहीं शिकायत करेगी तो ये काला खेल, ये भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा। देखिए, सवाल ये है कि जनता कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो विजिलेंस कमेटी के लोग हैं, हर जिले में तो विजिलेंस कमेटी बनी रहती, मैं तो खुद ही उसकी मेंबर हूँ। विजिलेंस कमेटी की जब मीटिंग होती है 3 महीने पे एमपी लेता है उस जिले का, और सारे 70 विभाग बैठते हैं, उसमें होता क्या है, चाय समोसा पार्टी होती है, कोई बातें नहीं होती। मैं जब तक रही हूँ विजिलेंस कमेटी में, मैं मुद्दे उठाती थी, भैया ये दो, वो हिसाब दो, और हमें मीटिंग में आने से पहले पूरा डिटेल दिया जाए, तब फिर वो डिटेल आने लगी। अदरवाइज वो लेटर आ जाता था, फला तारीख को विजिलेंस कमेटी की मीटिंग है, आप जाइए चाय समोसा खा के चले आइए। तो मैंने सवाल उठाना शुरू किया कि जब हम आ रहे हैं उसके 3 दिन पहले हमें सारे कागजात मिल जाने चाहिए कि क्या बजट था, क्या क्या काम किया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि वाकई में जब तक जो रिटायर्ड लोग भी हैं, कुछ चिन्हित करके जिनकी अकूत संपत्तियां हैं, उन पे कार्यवाही होके और रिकवरी नहीं होगी तो मौजूदा अधिकारी डरेंगे नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि एक रिटायर्ड वो सस्पेंड अधिकारी हैं, ये आईएसपीसीआर रैंक के जी। अब उन्होंने कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना चुकी है, अब वो सस्पेंड से ही रिटायर में आ गए हैं। अब केस चल रहा है, लेकिन उनको क्या, वो कैश में रेंट लेते हैं, एक बिल्डिंग में 50-50 हजार रुपए महीना लेते हैं, बैंक से भी नहीं लेते हैं। मैं उनकी किराएदार रह चुकी हूँ, और वो बैंक से कोविड तक में उन्होंने बैंक ट्रांसफर नहीं लिया। वो हर महीने आएंगे, एक बिल्डिंग में उनके 5-5-6 लोग रहते हैं, और ऐसी कई बिल्डिंगें हैं। तो उनसे पूछा जाए, भैया ये बिल्डिंगें बनी कहाँ से? किसी को बेटी के नाम करा हुआ है, किसी को दामाद के नाम किया हुआ है, लेकिन अकूत संपत्तियां, अगर ऐसे व्यक्तियों का इस रिटायरमेंट के बाद या सस्पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उनकी संपत्तियां अगर जब्त हो जाएंगी, तो मौजूदा लोगों को डर लगेगा कि बुढ़ापे का सहारा भी नहीं है रिश्वत, ये कभी भी जा सकती है, तब हम पैदल हो जाएंगे। तो हमें तो लगता है कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे हिसाब किताब लेना चाहिए। निश्चित रूप से नाहिद जी, लीग से हटकर कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि ऐसे कर्मचारियों में, ऐसे अधिकारियों में भय व्याप्त हो कि जनता की गाड़ी कमाई या कुछ भी अनैतिक रूप से उन्होंने अगर जुटाया है तो उसको छीना जा सकता है, कभी भी उसका हिसाब लिया जा सकता है। जब ये सवाल हर व्यक्ति के मन में पनपेगा तो कहीं ना कहीं वो गुनाह करने से डरेगा, और कुछ भी अगर उसने गलत किया है तो वो डरेगा। लेकिन
जो अमेठी में कार्रवाई हुई, कानपुर में कार्रवाई हुई, इसमें और भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। प्रदेश में ऐसी कार्रवाई लगातार होते रहने की आवश्यकता है, तभी भ्रष्टाचार पर चोट हो पाएगी, नहीं तो यह भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनकर रह पाएगा। जगरूप सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, बहुत साफगोई से आपने ईमानदारी से अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। नाहिद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तमाम एजेंसियां हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिर्फ जनता के भरोसे ही कि जनता अगर शिकायत नहीं करती है तो भ्रष्टाचारी जो है वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जनता की भागीदारी भी जरूरी है, लेकिन एजेंसियों को भी सतर्क रहना होगा और हर ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की जांच सरकार को करानी चाहिए जो भ्रष्टाचार की इमारत पर बैठा हुआ है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।